पिताजी खेती करते थे, मैं भी उनके साथ हाथ बटाता था। एक दिन मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ करना है, बट मैंने सोचा क्या करना है, पैसा का जुगाड़ कहाँ से करूँ? पिताजी के पास तो इतना पैसा नहीं है। तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक टेलरिंग की दुकान थी। उन्होंने मेरे से कहा कि श्याम जी, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ और क्या आप शुरू करोगे इस काम को? मैंने कहा मेरी उँगली कटी हुई है, इससे तो कैंची भी नहीं चल पाएगी। बट उन्होंने वो भी प्रॉब्लम मेरी सुनी। आज मैं करीब-करीब 50 लाख रुपए महीने की मैं टर्नओवर है मेरी। नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि गाँव का एक छोटा-सा लड़का शहर में आकर के इतने लोगों को सूट पहना रहा है, जिसको कभी एक समय था कि खुद को कपड़े पहनने नहीं आते थे। आज दिल्ली में शहर में आकर के बहुत सारे कपड़े पहना रहा है, सब लोगों को सूट पहना रहा है। मेरा नाम श्याम गुप्ता है। मैं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर एक मेन्स वियर स्टोर चलाता हूँ, जिसका नाम गार्गी डिजाइनर है। ये मेरा स्टोर 1980 से है। एक हरियाणा के छोटे से गाँव में रहने वाला आदमी हूँ। डिस्ट्रिक्ट जींद के एक गाँव में रहता था। पिताजी किसान थे। गाँव के अंदर करीब-करीब 2 ही काम होते हैं, खेती करना या भैंस पालना। मेरा भी वही काम था। पिताजी खेती करते थे, मैं भी उनके साथ हाथ बटाता था। जब मैं करीब 10-11 साल का हुआ, मैंने हाथ बटाना शुरू किया उनके साथ, तो मेरे साथ छोटा एक्सीडेंट हुआ मेरा। मेरी फिंगर कट गई। चारा काटने की मशीन थी, उसके अंदर मेरी फिंगर कट गई। शहर जाने का कोई साधन नहीं था, क्योंकि हमारे गाँव के अंदर न ही रोड थी उस समय के दौरान, न बिजली थी, किसी टाइप का कोई साधन नहीं था। सिर्फ एक साइकिल मात्र साधन था जाने का, और कोई साधन हमारे पास नहीं था। पिताजी ने क्या किया, जो ही मेरी उँगली कटी तो उन्होंने क्या किया कि अपने नीम के पत्ते उबाले, नीम तोड़ के लाए, नीम के पत्ते उबाले, पत्ते उबाल के उसको उबाल करके साफ किया और उन्होंने घी और हल्दी का फोया मेरे इस पे बाँध दिया। अपना साफा फाड़ा उन्होंने, साफा खोला, उसको फाड़ा, उन्होंने मेरी उँगली पे बाँध दिया और एक गिलास दूध पिलाया, जिसमें वो हल्दी डाल करके उन्होंने 1 गिलास दूध को मुझे पिला दिया। और वहाँ पर न कोई एंटीबायोटिक होती थी, न कोई पेन किलर होता था। बट मेरे साथ क्या गुज़री होगी, मैं ही जान सकता हूँ उस बात को। और गाँव में ये एक अमूमन बातें थी, मैं इसी को लाइफ़ समझता था। और गरीबी का हाल तो और भी, इससे भी एक बात और बताऊँगा तो और अपने आप ही एहसास होने लग जाएगा कि हालत गाँव में क्या थे। मैं जब 7th क्लास में था, तो हमारे वहाँ पर लाइट नहीं थी हमारे गाँव के अंदर। तो हम क्या करते, लालटेन जलाते थे। हम लालटेन ली हम लोगों ने। केरोसिन ऑयल हम लोगों को जुगाड़ करना पड़ा, 4-5 लोगों ने शेयर किया उसको। तब जाकर के हम जाकर रात को पढ़ते थे वहाँ पर। उसके बावजूद जो ही मैंने अपना मिडल क्लास पास किया, गाँव में स्कूल नहीं था, उसके बाद आगे का स्कूल नहीं था, शहर जाना था मुझे। शहर में 8th के बाद जब मैंने एडमिशन लिया 9th में, वहाँ पर डेली 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, डेली होता था। बट शहर में जाने के बाद तो मुझे ऐसा थोड़ा एहसास होने लग गया कि वो लाइफ़ हमारी कैसी लाइफ़ थी, अब मुझे लाइफ़ कुछ चेंज होती नज़र आ रही थी। पहले, उससे पहले मैं ये समझता था कि यही हमारी लाइफ़ है, ये लाइफ़ में ऐसे ही होता होगा। बट शहर में जाने लगे, वहाँ पर देखता हूँ मैं, वहाँ पर लाइट्स भी थी, रोड भी थे, गाड़ियाँ थी, मोटरसाइकिल था, स्कूटर्स था, लोगों के पास बहुत कुछ था, कपड़े भी अच्छे पहनते थे वो लोग। तो मेरे दिमाग में आने लगा, क्या मैं भी ऐसी लाइफ़ जी सकता हूँ कभी ज़िंदगी में? मैं थोड़ा-थोड़ा मुझे एहसास होने लगा और मैंने अपने 3-4 साल डेली अप डाउन करता रहा, तो ये महसूस होने लगा, यार मुझे शहर में जाना है। एक दिन मन में ख्याल आया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। बट मैंने सोचा क्या करना है, पैसा का जुगाड़ कहाँ से करूँ? पिताजी के पास तो इतना पैसा नहीं है, बट मुझे कुछ तो करना है। मैंने क्या किया, मैंने देखा खेती में करूँगा तो वहाँ पर मुझे पैसा नहीं मिल सकता। बट मुझे, मेरे घर में भैंस थी, तो मैंने क्या किया, एक भैंस को पालना शुरू कर दिया। उस भैंस को मैं खिलाता, पिलाता, सारा दिन धुलाता, उसकी बहुत सेवा करने लग गया। और पिताजी को एहसास लगा, इसको इंटरेस्ट क्यों आ रहा है, इतना बड़ा इंटरेस्ट क्यों पैदा हो गया एकदम से। तो फिर मैंने एक दिन पिताजी को बताया कि
मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैं भैंस को पालना चाहता हूँ। मैंने भैंस पाली, 2 साल 3 साल लगे उसमें। 3 साल बाद मैंने देखा मैंने आज भैंस बेचने का समय आ गया और मेरा भी जाने का समय आ गया है। मैंने उस समय के दौरान उस भैंस को ₹6000 मात्र ₹6000 में बेचा। पूरे गाँव में सबसे महँगी भैंस मैंने उस समय बेची थी। ₹6000 मेरे हाथ में आए। मैंने तुरंत बस पकड़ी, मैं दिल्ली के लिए रवानगी हो गई। बड़े सपने लिए थे, दिल्ली जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, दिल्ली जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, दिल्ली जाऊँगा तो मैं ऐसा करूँगा, बड़े सपने मैंने सजोए थे। बट यहाँ आने के बाद मेरे सब सपने चकनाचूर हो। उसकी वजह क्या रही कि मैंने देखा कि यहाँ पर ये जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ियाँ हैं इनके पास, ये लोग तो मतलब यहाँ पर तो ऐसा तो इन लोगों ने बहुत समय पहले शुरू किया था। आज इस स्थिति में है, इन लोगों ने भी मेहनत की है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये वेल ऑफ है ये लोग। मेरे पास तो छोटा-सा अमाउंट है, इस अमाउंट से होगा क्या? कुछ होने वाला नहीं है। बट कुछ करना था, जुनून था मन में, कुछ करना था। मैंने सोचा नहीं, मैंने कुछ तो करना है यहाँ पर। मैं मार्केट स्टडी करनी शुरू कर दी मैंने। जानकारियाँ नहीं थी, कपड़े पहनने का बहुत शौक था। मार्केट में सभी दुकानों पे मैंने धीरे-धीरे करके 1 डेढ़ महीना लगाया मैंने। वहाँ जाने के बाद मेरे को दिमाग बना कि भई कपड़े पहनने का शौक है तो कपड़े की ही दुकान किया जाए। तो मैंने क्या किया, एक स्टोर अपना वहाँ पर एक मार्केट थी, कम्युनिटी सेंटर था, उसमें मैंने किराए की दुकान ली। तो वहाँ पर मैंने ₹250 महीने पे मैंने किराए की दुकान ली। बट मैंने नाम नहीं सोचा उस समय तक। गारमेंट्स का काम शुरू किया तो मैंने मेरा सरनेम गर्ग था। गर्ग से मॉडिफ़ाई करके मैंने गार्गी बना दिया। गार्गी गारमेंट्स के नाम से अपना स्टोर शुरू कर और जो मैं ₹6000 लाया था, उससे मैंने छोटे-छोटे स्टैंड ला करके उन पे कपड़ा गांधीनगर से कुछ सामान ला करके धीरे-धीरे मैंने हैंग कर दिया। सबसे पहले दिन मेरा एक टॉवल सेल हुआ, जो कोई ₹70 का था। मुझे ज़िंदगी की वो खुशी मिली, जो शायद कभी मिलती हो। वो मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी। उसके बाद धीरे-धीरे मेरा काम चलता चला गया, कुछ काम मैंने सेल होने लगी, बट फुटफॉल इतनी नहीं थी कि मेरा गुज़ारा हो पाए उसमें। धीरे-धीरे काम और कम होना शुरू हो गया, काम और करना शुरू हो गया। फिर मेरे दिमाग में विचार आने लग गया कि ये मैंने आज इस बिज़नेस की गलत चॉइस कर दी असल में, क्योंकि ये काम यहाँ पर नहीं चल सकता। ये मार्केट बहुत ही इसको गड्ढा मार्केट बोलते थे, और वो काम बहुत ज़्यादा वहाँ पर फुटफॉल अच्छी नहीं थी। मैं सोच ही रहा था, बड़ा परेशान चल रहा था। तो एक दिन मेरे पड़ोस में एक टेलरिंग की दुकान थी। उन्होंने मेरे से कहा कि श्याम जी, मैं काम छोड़ना चाहता हूँ और क्या आप शुरू करोगे इस काम को? तो मैंने थोड़ी देर तो सोचा, फिर कहा कि हाँ, कर लूँगा, बट मेरे साथ परेशानी बहुत है। कहले क्या परेशानी है? मेरे को तो कटिंग नहीं आती है, मैं करूँगा कैसे? उन्होंने कहा ये काम मेरा है, ये काम मैं आपको सिखाऊँगा और आप चिंता ना करिए। फिर दूसरा मैंने कहा मेरी उँगली कटी हुई है, इससे तो कैंची भी नहीं चल पाएगी। बट उन्होंने वो भी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व की। उन्होंने क्या किया, एक काउंटर के ऊपर उसका काउंटर था, उन्हें काउंटर के ऊपर कपड़ा बिछाया और कहा इसको कट करो आप। उसने लाइन मार्क कर दिया, कहने कटिंग कीजिए इसके ऊपर, कट करो आप। मैंने मुझे नहीं आती, कहने जोर लगाइए आप, थोड़ा लगाइए, ताकत लगाइए, करिए, इसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, करिए आप। मैंने वो धीरे-धीरे कटिंग करना शुरू किया, तो कहने आप कर लोगे, आप चिंता ना करो, कर लोगे आप, बेफ़िक्र हो जाइए, सिखाऊँगा मैं आपको और मैं आपको कटिंग भी करना सिखा दूँगा, चिंता ना करो। उन्होंने क्या किया, अपना बिज़नेस सारा बंद कर दिया और बिज़नेस मैंने उनका ले लिया। जो उनकी मशीनरीज़ वगैरह थी, जो मटेरियल वगैरह था, वो सारा मैंने उनसे ले लिया और धीरे-धीरे करके जो कपड़ा मेरे पास था, रेडीमेड गारमेंट्स का कपड़ा था, वो सेल करके मैंने उनका धीरे-धीरे पैसा दे दिया। सेल मीन्स सेल लगा करके बेचना पड़ा है। दूसरी मार्केट में लेके गया मैं, वहाँ पर मैंने सेल लगाई। नज़दीक हमारा मार्केट थी, लाजपत नगर मार्केट थी, वहाँ पे फुटफॉल अच्छी थी। मैंने सेल लगा के उनका पैसा जो कलेक्ट हुआ, मैंने उनका पैसा लौटा दिया और अपना काम मैंने धीरे-धीरे शुरू कर लिया। पहले दिन मेरी सेल नहीं हो रही थी। बहुत सारा टाइम मैंने ऐसे भी गुज़ारा, बोनी भी नहीं होती थी मेरी। मैं इस स्थिति से गुज़र ही रहा था कि घर वालों से एक प्रेशर और आना शुरू हो गया मेरे ऊपर। उन्होंने कहा कि क्या ये टेलरिंग का काम शुरू कर दिया आपने? टेलरिंग का काम भी कोई काम होता है क्या? ये इससे हमारे बिलो स्टैंडर्ड काम है ये। ये नहीं करना चाहिए आपको। मैं बहुत परेशान हुआ। मैंने एक कस्टमर को कहा यार मेरी एक पैंट शर्ट बनवा लो यार मेरे से।
कह रहे तुम खराब कर दोगे? मैंने नहीं, मैं आपको चिंता ना करो, मैं अच्छा बना के दूँगा, बेहतरीन बना के दूँगा, बेफ़िक्र हो जाइए आप। मैंने उनको एक पैंट शर्ट बना के दी, ही इज़ वेरी हैप्पी। उस टाइम के दौरान ₹50 शर्ट का और ₹60 पैंट का मैंने उससे चार्ज किया। ऐसे करते-करते मेरे को 1983 आया। लंच टाइम ऑफ़िशियल कॉम्प्लेक्स था। ऑफ़िस के सभी लोग जो ही ब्रेक होता था, वहाँ घूमने आते थे सब लोग। उनमें एक बंदा मेरे पास आया, उन्होंने कहा, "जी, मेरी पैंट बना दोगे?" मैंने कहा, "हाँ, बना दूँगा।" वो कहना, "खराब तो नहीं करोगे?" मैंने, "नहीं, खराब नहीं करूँगा, चिंता ना करें आप इस चीज़ की।" और मैंने उनकी पैंट उन्होंने मेरे बुक करा दी, मैंने उनकी पैंट काटी, मैंने कच्चा ट्राई करा, रफ़ बना के ट्राई करा दिया, ताकि उसको कोई प्रॉब्लम हो तो वो बता पाए मेरे को। मैंने रफ़ बना करके पहले उनको ट्राई करा, इज़ सैटिस्फाइड। उन्होंने उसके बाद कहा कि मेरी पैंट पक्की कर दो, 3-4 दिन में मैंने उस पैंट पक्की करके दे दी उनको। ही इज़ वेरी हैप्पी, बहुत खुश हुआ उन्होंने। उन्होंने, पैक कर दो मेरी पैंट, मैंने पैक कर दी पैंट। जब पैंट पैक कर दी तो कहना, कितना पैसा दूँ? मैंने कहा, आप ₹60 बनते हैं आपके, मुझे 50 दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं दूँगा 60 ही रुपया। उन्होंने मेरी आँखों में चमक देखी कि ये काम करने का बहुत अभिलाषी है, कुछ जुनून है इनके मन में, कुछ करना चाहता है ये, बट इसकी कुछ ना कुछ मजबूरी ज़रूर है। उसने कहा कि आप इस काम को बढ़ाते क्यों नहीं हो? मैंने, सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं बढ़ाने के लिए। आप क्या चाहते हैं? उन्होंने क्वेश्चन कर दिया कि आप क्या चाहते हैं? कहना, सर मेरे पास तो ना तो पैसा है और न ही मेरे पास कुछ और चीज़ें हैं जब बढ़ा पाऊँ मैं। पैसा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? कहना, आप लोन लेना पसंद करोगे? मैंने कहा, मैंने लोन आप कहाँ से दिलवाओगे मेरे को? कहना, मैं एक बैंक मैनेजर हूँ और आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने कहा, सर यदि बैंक से लोन लूँगा तो उसे चुकाएगा कौन? और बैंक का इंटरेस्ट इतना पड़ता है, मुझे एक्चुअली उस टाइम तक मुझे ये जानकारी नहीं थी कि बैंक में इ इंटरेस्ट पड़ता कितना है। मैंने कहा, ये लोन चुकाएगा कौन? और मैं तो इंटरेस्ट इतना होगा, वो ही नहीं पे कर पाऊँगा। और तीसरा ये है कि मेरे पास दुकान में है ही कुछ नहीं, आप लोन दोगे किस बेस पे मेरे को? वो हँसने लगे, मुस्कुराए, देखा मेरी तरफ। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एक स्कीम आई है, जिसके तहत हम ₹5000 लोन दे सकते हैं विदाउट किसी इंटरेस्ट के। उन्होंने मेरे को ₹5000 का लोन सैंक्शन कर दिया और मैं लोन सैंक्शन कर दिया उन्होंने, मैं मंगलवार का इंतज़ार करने लगा कि मंगलवार कब आएगा, कब मैं मार्केट जाऊँ, कब मैं बाइंग करके लाऊँ। मैं मार्केट गया, चांदनी चौक भागा हुआ मार्केट गया उस दिन। बाय बस जाना था, मेरे पास और कोई साधन नहीं था उस दिनों में। मैं चांदनी चौक गया, वहाँ से पैंट पीसेज़, शर्ट पीसेज़ मैंने बाय किए और मैं लेकर के आ गया। मैंने अपनी दुकान में डिस्प्ले किया। उसके मैनेजर साहब कई दिन बाद आते हैं तो देखते हैं कि मेरी दुकान पे वो पीसेज़ लगे हुए हैं। उन्होंने दोबारा फिर बाइंग की मेरे से, खरीदारी की, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कपड़े बनवाए, अपने भी बनवाए और दोस्तों को भी लगा दिया साथ में जो उनके साथ और लोग आते थे, जो स्टाफ के लोग थे उनको लगाया कि आप भी यहाँ से बाय करें, बहुत अच्छे कपड़े बनाते हैं। धीरे-धीरे मेरी गाड़ी प्रोडक्ट में लगी, थोड़ा-सा बढ़ने लगा, अच्छा लगने लगा मुझे भी। उसके बाद क्या हुआ कि 1984 में मेरी शादी हो गई। 84 में मेरी शादी हो गई, 86 में मेरा बेटा हो गया। बेटा हुआ तो खर्चा थोड़ा बढ़ने लगा। मैंने सोचा मुझे कुछ और करना चाहिए, इस काम से काम चलने वाला नहीं है। पहले मैं पैंट शर्ट बनाता था, उसके बाद मैंने कोट भी बनाना शुरू कर दिया। सफारी सूट बनाना शुरू कर दिया, वेस्ट कोट, जवाहर कट बनाने शुरू कर दी। उससे मुझे इनकम और थोड़ी-सी ज़्यादा होने लगी। धीरे-धीरे के 90s आया, 90s में मेरा दूसरा बेटा हो गया और खर्चा बढ़ गया। मुझे क्या करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ी मेरे को। 84 में जब मेरी शादी हुई, मेरी वाइफ़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बच्चों का पालन-पोषण, खिलाना-पिलाना, पढ़ाना, स्कूल में भेजना, उन्होंने सारा ही कार्य किया। तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि यदि मान लो मैं उस काम में लग जाता, तो मैं अपने काम में ध्यान नहीं दे सकता था। उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया काम के अंदर और हर चीज़ में मेरा बहुत सपोर्ट किया। 90s के दौरान मेरा काम चलता रहा, धीरे-धीरे और काम बढ़ा मेरा और मेहनत की मैंने और काम बढ़ा मेरा। 98 में एक छोटी-सी प्रॉब्लम आनी शुरू हो। मेरे साथ वाली दुकान में एक और टेलरिंग की शॉप खुल गई। उन्होंने उस दुकान पे लगा दिया कि मास्टर डिज़ाइनर शिकागो और मेरे लिए वो चीज़ बड़ी वो हुई क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे होता है कि इंडिया में लोग ऐसा करते हैं मास्टर शिकागो
है, ये यूएसए से आए हैं पढ़ करके, तो इनको हो सकता है स्पेशली कुछ ज़्यादा जानकारी हो। धीरे, 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 धीरे कुछ कस्टमर मेरा कन्वर्ट होना शुरू हो गया। 2000 आया, मेरे बराबर एक टेलरिंग शॉप और खुल गई। 3 दुकानें लगातार हो गई मेरी, इधर भी और इधर भी बाजू, बीच में मैं था। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा-सा और परेशानी में आने लग गया। बड़ी चिंता होने लगी क्योंकि अब काम डिवाइड हो गया, अब मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा? बड़े परेशान हुआ मैं। उसके बावजूद मैंने क्या किया कि मैं एक दिन सुबह उठ करके, जल्दी उठने की आदत मुझे शुरू से ही थी। उठ के मैं गया तो देखा कि पार्क में क्लास हो रही है योगा की। वहाँ पहुँचा मैं। मैंने कहा, "मैं भी क्लास कर सकता हूँ?" उन्होंने कहा, "हाँ, आप भी बैठ सकते हैं, आप भी कर लीजिए योगा।" डॉक्टर नेहा सिंह थी, उन्होंने मेरे से बड़ा सपोर्ट किया उन्होंने मेरे को। उन्होंने बिठाया, क्लास करवाई मेरी। उसके बाद मुझे आदत पड़ गई, धीरे-धीरे मैं क्लास में जाने शुरू हो गया। तो मैंने अपनी प्रॉब्लम्स को उनको शेयर किया कि भई ये मेरी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कुछ बातें ऐसी बताई जो मुझे एक दिमाग में स्ट्राइक कर गई मेरे को। पहली बात उन्होंने बताया कि क्या लोग जो खुश रहते हैं, क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। आप चिंता ना करें, खुश रहिए, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी लाइन उन्होंने क्या बताया मेरे को, इन्होंने एक पेपर के ऊपर 2 लाइन खींच दी, 2 लाइन बना दी। कहले एक ये गार्गी है, एक दूसरे मास्टर है, टेलर है। तो आप ये बताइए इस लाइन को छोटा नहीं कर सकते आप क्योंकि उसकी अपनी काबिलियत है। तो इसको छोटा कैसे दिखा सकते हो आप? मैंने मुझे तो नहीं मालूम। कहले पगले अपनी लाइन को बड़ा करो, अपनी लाइन को अपनी स्किल को बढ़ाइए, अपनी स्किल को मेहनत कीजिए, अपनी स्किल को बढ़ाइए। आप अपनी स्किल बढ़ाओगे तो वो धीरे, 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 धीरे अपने आप ही चुप होना शुरू हो जाएगा। मुझे बात समझ में आई। 2004 आया तो मैंने एक दुकान वाले से दुकान बाय कर ली और देखा कि मैंने उसका काम नहीं चल रहा, वो मेरे पास आया, कहला बॉस मैं दुकान को सेल करना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्यों सेल करना चाहते हो भाई? कहता जी मेरे पास काम ही नहीं है, मैं करूँगा क्या यहाँ पर? उन्होंने मेरी दुकान सेल कर दुकान सेल करने के बाद मैंने जब दुकान बाय कर ली, तो दुकान बड़ी हो गई मेरी। दुकान बड़ी होने से मुझे और एनर्जी मिल गई, क्योंकि मेरा स्पेस बड़ा हो गया, काम करने का मौका मिलने लग गया। मैं बहुत खुश था, मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया, काम को बढ़ाना शुरू कर दिया। 2010 आया, मेरा बेटा पढ़ता था, फैशन डिज़ाइनर था, स्कूल लेवल से मैंने शुरू करा दिया था उसको। उसके 2004 से 8 से उन्होंने डिग्री की। डिग्री करने के बाद 2 साल मैंने जॉब कराई उनको, 2010 में वो फिर मेरे पास आ गए। मेरे पास आने के बाद मेरी एनर्जी कई गुना मल्टीप्लाई हो गई, क्योंकि ही इज़ द फैशन डिज़ाइनर और क्योंकि शादियों फैशन डिज़ाइनर है, तो वेडिंग के हम कपड़े बहुत सारे बनाते थे। तो वेडिंग के जब हम कपड़े बनाते थे, क्योंकि वेडिंग के कपड़े करीब-करीब लोग बनवाता ही है। शेरवानी बनवानी है, इंडो वेस्टर्न, कुर्ता, पजामा, जॉर्जेट जो भी बनवाना होता है वो बनवाता ही है। मुझे और अच्छा लगने लगा। मैं बेसिक का किंग हो गया, वो डिज़ाइनर का किंग हो गया। दोनों मिलके हमने बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया। थोड़ा-सा और आगे बढ़े, 2018 आया, दूसरा बेटा भी मेरा पास आउट करके मेरे साथ आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था। इकोनॉमिक्स होने के कारण मुझे तो तलाश थी ऐसे आदमी की, जो मेरे पास मेरे काम को सँभाल पाए, मेरी इकोनॉमी को सँभाल पाए, मेरे फाइनेंस को सँभाल पाए। वो सारा मैनेजमेंट का काम प्लस फाइनेंस का काम सारा देखने लग गया। अब दोनों हम फ्री हो गए और दोनों खुल के काम करना शुरू कर दिया। 2022 आया, 22 में मैंने सुना हुआ था कि वर्ल्ड फेडरेशन मास्टर टेलर के बारे में सुना हुआ था, वर्ल्ड WFMT। WFMT के बारे में जब सुना तो मेरा भी बड़ा मन किया कि मुझे जाना चाहिए वहाँ पर। 2022 में मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। जो हर 2023 में मैं इटली गया। मैं और मेरा बेटा दोनों इटली गए हम लोग। वहाँ पर हमने जाके देखा तो यहाँ पर तो दुनिया ही कुछ और है। यहाँ तो सीखने का बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है यहाँ पर। 435 लोग हम थे वहाँ पर, पूरे वर्ल्ड से आए हुए थे। 35 कंट्री से वहाँ पर लोग आए हुए थे। सबका अपना-अपना फैशन था। मैं देख के हैरान गया जब हम सुबह क्लास गए, हमारी वर्कशॉप थी 7 दिन की वो। उस वर्कशॉप के अंदर मैं देख के बड़ा हैरान हो गया, उन्होंने हैंडमेड कोट्स सिखाया हमारे को। हाथ से बनाना मशीन दी ही नहीं, कहने हाथ से ही बनेगा ये। मैं परेशान था देख के, हाथ से कैसे बनेगा?
बट अपने हाथों से बनते हुए देखा मैंने वहाँ पर, अच्छा लगने लगा। और बहुत सारी सीखने को मिला, सेमी हैंडमेड कोट बनाने का, सैकेट बनाने का, बहुत सारी चीज़ जो इंडिया में नहीं बनती वहीं बनते हुए देखा मैंने। मैं वापस आया, आते ही मैंने बहुत सारी चीज़ें की, वर्ल्ड की बेस्ट मशीनरीज मैंने बाय की, मैंने टेक्निकल स्टाफ हायर किया, हैंडमेड कोट बनाने वाले मैंने हायर किए, सेमी हैंडमेड बनाने वाले बंदे हायर किए, वो गारमेंट्स बनाना शुरू किया जो रेडीमेड गारमेंट्स में नहीं मिलता है, क्योंकि रेडीमेड ले लेते हैं लोग। इसलिए मैंने कुछ करना है, जुनून मेरे दिमाग में था। उसके बावजूद मैंने बहुत सारा धीरे-धीरे करके बहुत सारे इस टाइप के काम मैंने शुरू किया और आज मेरे पास बहुत सारे लॉट ऑफ कस्टमर, इतने बड़े-बड़े कस्टमर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिसमें बिल्डर भी आ सकते हैं, मीडिया वाले लोग भी हैं, जजेस भी हैं, सभी टाइप के लोग जो टॉप क्लास लोग हैं वो मेरे कस्टमर हैं आज। मेरा सूट पहन के मैं सूट ही नहीं बनाता, मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ उसका। जब वो मेरा सूट पहन के जाता है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि मैंने सूट जो है गार्गी से बनवाया था मैंने सूट। वो कॉन्फिडेंस बिकता है। एक समय था कि मैं 6,000 रुपए मैं गाँव से लेके आया था। आज मैं करीब-करीब 50 लाख रुपए महीने की मैं टर्नओवर है मेरी, जिसमें करीब-करीब 6 करोड़ रुपया सालाना टर्नओवर बन जाती है। इसमें मेरा जो प्रॉफ़िट है करीब-करीब 10 टू 15% मेरा प्रॉफ़िट बन जाता है और मैं इतना पैसा आज कमा लेता हूँ। मेरी पहले छोटी-सी दुकान होती थी, मैंने 85 स्क्वायर फीट मेरी शॉप होती थी छोटी-सी। आज मैं करीब-करीब 2000 स्क्वायर फीट में अपना काम कर रहा हूँ। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, हर दिन नया आता है, हर दिन कुछ करने का मादा रखना चाहिए, उस समय को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। आज भारत के युवाओं को कहना चाहता हूँ, कुछ करने के मन में है, यदि जुनून है, तो कोई दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आप उसे कर पाओगे बड़े आराम से। सभी लोग छोटे से ही बड़े होते हैं, कोई बड़ा पैदा नहीं होता है, सब छोटे से ही बड़े होते हैं। बस जुनून आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कुछ कर गुजरना है। जॉस टॉक ने इस प्लेटफॉर्म में बोलने का मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे जैसे छोटे से आदमी को उन्होंने बुलाया और इस प्लेटफॉर्म को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया मुझे, ये मैं उसका हमेशा आभारी रहूँगा। थैंक यू सो मच जॉस टॉक, थैंक यू सो मच।